Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani and I welcome you once again. Today we are going to talk about a very important essay by Michel Foucault, What is an Author? Michel Foucault, as you know, that he was born in 1926 and died in 1984 in France. He was a French philosopher, historian of ideas, writer, political activist and literary critic. Foucault's theory primarily addressed the relationship between power and knowledge. He was one of the most prominent figures in French literature and history, and then later on his most of the theories are discussed today even in English literature. So let's start the essay. What is an author? It is an essay. इस ऐसे में फूको जो है कुछ बुनियादी ख्यालात लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जो हैं उनको चैलेंज करता है, और ये व्हाट इज़ एन ऑथर लिखने से पहले उसने एक वर्क लिखा, द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। ये वर्क लिखने के बाद फूको को रियलाइज़ हुआ कि इसमें इसने ऑथर को वो इम्पोर्टेंस दी है जो ट्रेडिशनली इम्पोर्टेंस दी जा रही थी ऑथर को, कि एक वर्क में, एक लिटरेरी टेक्स्ट में जो ऑथर है उसको समझना ज़रूरी है अगर हमने टेक्स्ट को समझना है। मतलब ऑथर जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग अप अ मीनिंग ऑफ अ टेक्स्ट। तो फूको को ये रियलाइज़ हुआ कि इसने इस काम में जो है ऑथर को वही इंपॉर्टेंस दी जो कि फॉर ग्रांटेड दी जा रही थी। अब यहाँ पे इस ऐसे में उसने डेथ ऑफ द ऑथर का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। अब डेथ ऑफ द ऑथर का जो कॉन्सेप्ट है वो रोलाल्ड बार्थ्स, जो कि फ्रेंच लिटरेरी क्रिटिक है, उसने अपने एक ऐसे में द डेथ ऑफ द ऑथर, उसके ऐसे का नाम है, उसमें सबसे पहले उसने ये बात की थी। तो यहाँ पर डेथ ऑफ द ऑथर का मतलब ये है कि अगर कोई ऑथर कुछ लिखता है एंड इट इज़ रिलीज इन द लिटरेरी वर्ल्ड, तो आफ्टर इट्स रिलीज जो ताल्लुक है ऑथर का और टेक्स्ट का वो ख़त्म हो जाता है। मतलब कोई ऑथर कुछ चीज़ लिखता है तो जब वो लिख लेता है उसके बाद इट इज़ प्राइमरली डिपेंड्स ऑन द रीडर हाउ ही और शी टेक्स आउट द आइडिया ऑफ दैट राइटिंग। तो ऑथर का काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, इसलिए इसको डेथ ऑफ द ऑथर का काम नाम दिया है। तो यहाँ पे फूको ये एक्सप्लोर करता है कि, और ये क्वेश्चन करता है कि कैसा क्या रिएक्शन होगा, क्या इसका रिजल्ट होगा अगर इस पर्सपेक्टिव को सीरियसली कंसिडर किया जाए। फिर फूको की जो अप्रोच है इस क्वेश्चन को लेके वो उसकी टिपिकल थिंकिंग स्टाइल को रिफ्लेक्ट करती है, जहाँ पे वो ये एग्जामिन करता है कि एक ऑथर कितने ज़्यादा डिफरेंट रोल्स प्ले करता है एक डिस्कशन में, एक लिटरेचर में डिस्कशन जो होती है उसमें ऑथर कितने ज़्यादा डिफरेंट रोल्स प्ले करता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है एक ऑथर का, वो एक टूल की तरह काम करता है जो कि मुख्तलिफ टेक्स्ट को इकट्ठा करते हैं, और हम अक्सर ये हमें ऐसा लगता है कि अगर एक ऑथर ने मुख्तलिफ काम लिखे हुए हैं तो उन मुख्तलिफ वर्क्स में उस एक ऑथर की वजह से सिमिलैरिटीज़ होंगी, क्योंकि एक ही ऑथर है और उसने मौत से काम लिखे। तो हमारे अक्सर हम ये परसीव करते हैं, अक्सर हम ये सोचते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा राइटर है जिसकी हमने एक नावल पढ़ा है और उसी ऑथर का हमने दूसरा नावल पढ़ा है और तीसरा नावल पढ़ा है, तो हम ये परसीव कर लेते हैं कि इन सारे नावल्स में कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी क्योंकि ये एक ही ऑथर ने लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक यहाँ पे ये बात इसने की है। इसका कोर मतलब ये है कि जो ट्रेडिशनल एजम्पशन है, जो चलती हुई एजम्पशन चली आ रही है ऑथर के हवाले से, वो ये है कि जो ऑथर है वही ओरिजिन है टेक्स्ट का, कि ऑथर के बगैर टेक्स्ट को समझना जो है वो इम्पॉसिबल है। अब जब यहाँ पे हम इंटरप्रेट करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, तो हमारा फोकस जो है ना शिफ्ट हो जाता है, फ्रीक्वेंटली ऑथर पे चला जाता है। जब हम कोई भी टेक्स्ट पढ़ रहे होते हैं तो हमारा फ्रीक्वेंटली एक हमारा जो फोकस है वो शिफ्ट होता है ऑथर पे कि लिखा किसने है, और अगर हम उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम ऑथर के पर्सनल बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं, उसका माइंडसेट देखने की कोशिश करते हैं, उसके इंटेंशन समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सब पुराना ट्रेडिशनल जो ऑथर को लेके एक आइडिया चलता आ रही है वो है। तो यहाँ पे जो ऑथर है इस जगह पे वो ऑर्गेनाइज़र का काम भी करता है, क्योंकि वो सारी अमाउंट ऑफ लिटरेचर हमें ऑर्गेनाइज करके देता है, और वो एक एंकर का काम भी करता है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक अप्रोच लेकर हम उसको टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं। अब यहाँ पे ये बता दें कि 1500 से पहले जितने भी टेक्स्ट लिखे जाते थे वो एनानिमस होते थे, मतलब उसका कोई राइटर नहीं होता था, राइटर मालूम नहीं होता था कि किसने लिखे। और तो यहाँ पे जो ऑथर फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब ऑथर ज़रूरी है एक टेक्स्ट को समझने के लिए, वो वहाँ पे काम नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पे 1500 से पहले जो टेक्स्ट लिखे जाते थे उसका ऑथर ही मालूम नहीं होता था। तो उस वक्त की रीडर्स के जहन में ये ख्याल ही नहीं आता था कि इसके ऑथर को समझना चाहिए, उसकी लाइफ के बारे में पढ़ना चाहिए इस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। फूको ये कहता है कि अगर हम इम्पोर्टेंस देते हैं ऑथर को, तो ये कभी कभी उस काम को, जो काम उसने लिखा है, जो डिस्कोर्स उसने लिखा है, उसको एलिवेट कर देता है, उसकी इंपॉर्टेंस में इजाफा कर देता है। जब हम टेक्स्ट को एसोसिएट करते हैं किसी ऑथर के नाम के साथ,
तो वो इसको और ज़्यादा अटेंशन दिलवा देता है, इसको और ज़्यादा सिग्निफिकेंस दिलवा देता है, और वो शेप बाय कल्चर होती है इन विच इट सर्कुलेट्स। मतलब एक स्पेसिफिक कल्चर में अगर हम एक किताब पढ़ते हैं और हमें पता चल जाता है कि ये किताब जो है इस ऑथर ने लिखी है, जिसका ऑलरेडी एक नाम बना हुआ होता है, तो वो किताब पढ़ने से पहले ही हमारे जहन में एक ऐसा नोशन डेवलप हो जाता है कि इस ऑथर ने लिखी हुई है, तो डेफिनेटली इसमें इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस हमारी नज़र में बढ़ जाती है, क्योंकि उस ऑथर के नेम की वजह से। फूको का जो ऐसे है ये इनकरेज करता है कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म को रीएवैल्यूएट किया जाए, और रीएवैल्यूएट किया जाए और उसमें यह देखा जाए कि एक टेक्स्ट जो है वो कैसे डेजिग्नेट करता है लिटरेचर को। वो ये भी सजेस्ट करता है कि अगर हम अपना फोकस शिफ्ट करते हैं ऑथर से और उसको एक बड़े लार्जर सोसाइटल इन्फ्लुएंस की तरफ लेकर जाते हैं, तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। मतलब फूको इस ऐसे में ये बताता है कि जो ओल्ड ट्रेडिशनल नोशन चलता आ रहा है ऑथर को लेके कि एक टेक्स्ट को समझना उस वक्त तक पॉसिबल नहीं होता जब तक हम ऑथर को नहीं समझते या ऑथर के बारे में नहीं पढ़ते। तो यहाँ पे फूको कहता है कि अभी हमें अपना फोकस जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा कि हम ऑथर से दूर जाएं और एक लार्जर सोसाइटल इन्फ्लुएंस में रहते हुए उस काम को समझने की कोशिश करें। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि क्या होगा कि अगर ऑथर एक सोल कॉज नहीं होगा, एक ही वजह नहीं होगी, या ज़रिया नहीं होगा टेक्स्ट का। अगर एक टेक्स्ट है उसका ज़रिया ऑथर नहीं है या वही उसकी वजह नहीं है, तो क्या होगा। तो फूको यहाँ पे प्रपोज करता है एक आइडिया। वो ये कहता है कि ऑथर और टेक्स्ट दोनों जो हैं, दोनों के ऊपर मुख्तलिफ कल्चरल फैक्टर्स का असर हो सकता है। तो इसलिए क्रिटिक्स को ये चाहिए कि वो कॉमन अंडरलाइन कॉजेज़ को एक्सप्लोर करें, जैसे कि कल्चरल कन्वेंशंस हो गई राइटिंग्स में, और उनका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। मतलब एक टेक्स्ट में कल्चरल कन्वेंशंस कौन कौन सी हैं और उस टेक्स्ट का क्या असर होगा, और उस टेक्स्ट में क्या इंक्लूडेड है और क्या एक्सक्लूडेड है, बजाय इसके कि सिर्फ इस चीज़ को एनालाइज किया जाए कि टेक्स्ट का फॉर्म क्या है और ऑथर की साइकोलॉजी क्या है। सिंपल वर्ड्स में यह है कि फूको इस बात को चैलेंज करता है कि जो ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस है जो ऑथर को दी जाती है कि ऑथर को समझने के अलावा टेक्स्ट को नहीं समझा जा सकता, तो वो इस चीज़ को चैलेंज करता है। और वो ये सजेस्ट करता है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑथर को ऊपर फोकस करने की बजाय लिटरेरी क्रिटिसिज्म को चाहिए कि वो जो दूसरे लार्जर कल्चरल इन्फ्लुएंस हैं जो टेक्स्ट पे होते हैं उनको एक्सप्लोर करें, और ऑथर और टेक्स्ट दोनों को एज अ प्रोडक्ट ऑफ दीज ब्रॉडर फोर्सेस लेकर चलें। अब यहाँ पे फूको का मेन फोकस इस काम का ये है, व्हाट इज़ एन ऑथर, जो उसका ऐसे है, उसका मेन फोकस जितने भी ऑथर्स तारीख में गुजरे हैं उनकी स्टडी नहीं है, बल्कि उसका जो फोकस है या एम है वो रिलेशनशिप एक्सप्लोर करना है टेक्स्ट के अंदर। वो ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है कि कैसे एक टेक्स्ट जो है किसी और चीज़ को रेफ़र करता है, इस टेक्स्ट के अलावा जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, मतलब एक टेक्स्ट अपने अलावा किसी और चीज़ को कैसे रेफ़र करता है, वो ये समझने की कोशिश करता है। ये जो कोट है, व्हाट मैटर हु स्पीकिंग बैकेट, यहाँ पे सैमुअल बेकेट की बात करते हुए, सैमुअल बेकेट जो कि एक मॉडर्निस्ट नावलिस्ट और प्ले राइट है, उसकी बात करते हुए फूको ये एक्सप्रेस करता है कि ये जो कोट है, व्हाट मैटर हु इज स्पीकिंग बैकेट एक्सप्रेसेस एन इनडिफरेंस बिटवीन द ऑथर एंड द टेक्स्ट। मतलब ये ऑथर और टेक्स्ट को लेकर उनका जो इनडिफरेंस है उसको एक्सप्रेस करता है। इसका मतलब ये है कि जो ऑथर की आइडेंटिटी है वो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है एक मीनिंग, टेक्स्ट के मीनिंग को समझने के लिए या टेक्स्ट के मीनिंग को अफेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि ऑथर और टेक्स्ट का कोई ताल्लुक आपस में नहीं है फूको के मुताबिक। यहाँ पे फूको एक बात करता है कि इट इज़ अनएथिकल बिकॉज इट हैज़ बीन अडॉप्टेड वेरी मच बट नॉट अप्लाइड फुली। यहाँ पे ये कहता है कि अब ज़्यादातर अडॉप्ट किया जा चुका है, इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया जा चुका है कि जो ऑथर की इंटेंशंस हैं या जो ऑथर की आइडियाज़ हैं उनको समझना ज़रूरी नहीं है एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको कम्प्लीटली अप्लाई नहीं किया जाता, उसको फुली अप्लाई नहीं किया जाता। और अगर सेलेक्टिवली अगर उसको अप्लाई किया जाता है, कहीं कहीं पर अप्लाई किया जाता है, कुछ खास केसेस में अगर इस चीज़ को अप्लाई किया जाता है और ऑन द लार्जर स्केल अप्लाई नहीं किया जाता, तो ये बहुत अनएथिकल किस्म की चीज़ है। और वो यही बात अपने दो किस्म की थीम्स के ज़रिए एक्सप्लोर करने की कोशिश करता है। दो थीम है यहाँ पे। पहली वाली थीम इसमें यह कि आजकल की जो राइटिंग है वो ज़्यादातर उसका फोकस अपने फॉर्म और स्ट्रक्चर पे है, क्योंकि उसमें ज़्यादातर सिंबल्स और साइंस का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी ज़्यादा अटेंशन इसमें होती है कि वो टेक्स्ट कैसे दिखाई दे रहा है, कैसे नज़र आ रहा है, बजाय इसके कि वो किसी एग्जैक्ट मीनिंग पे फोकस करें। दूसरी थीम जो यहाँ पे है वो फोकस करती है राइटर रिलेशनशिप विद डेथ और हाउ इट इज़ कनेक्टेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑथर। ये जो रिलेशनशिप है ये सजेस्ट करता है कि जो राइटिंग है वो एक इमोर्टैलिटी फॉर्म करती है,
राइटर के लिए, क्योंकि उनके जो वर्ड्स और आइडियाज़ हैं उनकी वजह से जो राइटर है वो आउटलिव हो जाता है, मतलब हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथर है ये यहाँ पे डेवलप होता है किस कनेक्शन के ज़रिए, जो कनेक्शन राइटिंग और डेथ के बीच में। लेकिन ये बार्ट्स की जो फेमस स्टेटमेंट है दैट ऑफ द ऑथर, उससे ये कंट्रास्ट करता है, क्योंकि बार्ट्स ये समझता है कि एक बार जब कोई राइटर जो है कुछ लिखता है तो उसके बाद उस ऑथर का उस राइटिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये बात की जा रही है कि जो एक ऑथर है वो अपनी राइटिंग के ज़रिए हमेशा से ज़िंदा रहता है। इसकी एग्जांपल कुछ तरह जैसे कि ओल्ड स्टोरीज़ हैं, शहरज़ादी की जो कहानी है जिसमें जो औरत है वो हर रोज़ बादशाह को नई कहानी सुनाती है सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए। तो अपने आप को ज़िंदा रहने के लिए और डेथ से बचने के लिए वो कहानियों में कहानी पैदा करती है, कहानियों में कहानी पैदा करती है, रोज़ाना वो कहानी सुनाती है और अपने आप को ज़िंदा रखती है। इसी तरह दूसरे कुछ कल्चर्स में जो हीरोइकली मरने का जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह देखा जाता है कि जब कोई हीरोइकली मरता है तो वो हमेशा के लिए ज़िंदा हो जाता है। तो जो ऑथर्स हैं वो अपने किताबों के ज़रिए, अपनी कहानियों के ज़रिए वो ख़ुद तो मर जाते हैं लेकिन वो अपनी किताबों में हमेशा के लिए ज़िंदा रहते हैं। ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है, दूसरी थीम है। यहाँ पे उसी की कंटिन्यूएशन है कि पुराने जितने भी टेक्स्ट हैं, जैसे अभी हमने शहरज़ादी की कहानी की बात की या दूसरे कल्चर्स की बात की, तो इसी तरह ग्रीक मिथ्स जो हैं, ग्रीक मैथोलॉजी जो है, अरेबियन नाइट्स जो अभी हमने कहानी की बात की, इस तरह के जो ऑथर्स हैं, इनके जो ऑथर्स हैं और जो हीरोज़ हैं वो इमॉर्टल हो जाते हैं और वहाँ पे ऑथर की इंपॉर्टेंस जो है वो सामने आती है। ऑथर को इम्पॉर्टेंट बनाया जाता है क्योंकि ऑथर तो मर जाता है लेकिन वो अपनी कहानियों के ज़रिए वो ज़िंदा रहता है। लेकिन आजकल की जो राइटिंग है वहाँ पे ऑथर की प्रेजेंस जो है वो बहुत कम हो गई है, लेस सिग्निफिकेंट है। अब फोकस टेक्स्ट पे है और टेक्स्ट जो है डिफरेंट इंटरप्रिटेशन अलाउ करता है। जब रीडर टेक्स्ट पढ़ता है तो हर रीडर की अपनी इंटरप्रिटेशन होती है। तो राइटिंग जो है वो मे बी लिंक टू सेक्रीफाइस रादर देन सीकिंग इमोर्टैलिटी। अब राइटिंग की जाती है सेक्रीफाइस शो करने के लिए हो सकता है, लेकिन इमोर्टैलिटी जो है वो कहीं अब नज़र नहीं आती, अब वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये जो शिफ्ट है इस पर्सपेक्टिव में वो ये बताता है कि कैसे वक्त के साथ साथ जो नैरेटिव्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, कैसे वक्त के साथ साथ जो कहानी बयान करने का जो अंदाज है वो कैसे चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट की बात करता है मिशेल फूको, ऑथर्स नेम एंड प्रॉपर नेम। ऑथर्स नेम हमने कुछ स्लाइड्स पहले बात की कि ऑथर्स नेम क्या होता है, कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अगर कोई एक बंदा है और उसने फॉर एग्जांपल शेक्सपियर को पढ़ा हुआ है और कोई नई बुक उसके सामने आती है जो उसने नहीं पढ़ी हुई और शेक्सपियर की लिखी हुई है और उसको ये बताया जाता है कि ये बुक शेक्सपियर की है, तो डेफिनेटली उस बुक को लेके उसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है क्योंकि जो रीडर है उसको ऑलरेडी शेक्सपियर का पता है। तो ये ऑथर्स नेम है। अब यहाँ पे मिशेल फूको कहता है कि दो किस्म के नेम्स होते हैं, एक ऑथर्स नेम, एक प्रॉपर नेम। ऑथर्स नेम उस बंदे की डेजिग्नेशन है जो उसका अपना नाम है, और प्रॉपर नेम वो डिस्क्रिप्शन है जिसमें वो बताता है अपनी आइडियाज़ नेचर के हवाले से या दूसरी चीज़ों के हवाले से। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट किया जाए कि प्रॉपर और ऑथर नेम डिफरेंट है। अब यहाँ पे प्रॉपर नेम को आसानी से कैसे समझा जा सकेगा कि प्रॉपर नेम वो उन वर्क्स का नाम है जो कि एक ऑथर लिखता है और जो ऑथर्स नेम है वो उसका अपना नाम है। मिसाल के तौर पे अगर हमें ये पता चलता है कि एक कोई कबर है और वो कबर शेक्सपियर की नहीं है, किसी और की कबर है, तो इससे हमारे जहन में जो शेक्सपियर की इमेज है वो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। हमारे जहन में कोई भी किसी भी किस्म का इफेक्ट नहीं आएगा शेक्सपियर को लेके, उसकी इमेज कम नहीं होगी। लेकिन अगर हमें ये पता चलता है द टेम्पेस्ट, अब ये द टेम्पेस्ट क्योंकि इसका नाम है, इसके वर्क का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो द टेम्पेस्ट है वो असल में शेक्सपियर ने नहीं लिखा, वो किसी और ने लिखा है। तो अचानक से जब हमें ये पता चलता है तो फिर हमारे जहन में जो शेक्सपियर की एक इमेज बनी हुई है कि वो इतना एक लॉफ्टी काम लिख सकता है, तो वो फिर डिस्टर्ब होगी। फॉर एग्जांपल अभी हमें कहीं से पता चलता है कि जो हैमलेट है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा हुआ, तो हमारे जहन में जो शेक्सपियर की एक इमेज बनी हुई है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑथर्स नेम एंड प्रॉपर नेम। यहाँ से बात होती है द फंक्शन ऑफ ऑथर, कि एक ऑथर जो है उसका फंक्शन क्या है। अगर हम अपने रिमार्क्स को इस बुक तक लिमिटेड रखें जो कि मिशेल फूको ने किताब लिखी है और ये ऐसे जो उसमें लिखा हुआ है, अगर उस तक हम लिमिटेड रखें तो ये 4 डिफरेंट फीचर्स यहाँ पे हमारे सामने आते हैं ऑथर को लेके। पहला तो ये कि ऑथर्स रोल इन द लीगल सिस्टम। गुजरे हुए ज़माने में, पास्ट में, एक डिस्टिंक्शन होती थी, फ़र्क होता था सैक्रेड और अनसैक्रेड टेक्स्ट में, जहाँ पर रिलीजन डोमिनेट करता था। सैक्रेड टेक्स्ट वो होता था जो कि उस वक़्त की जो रिलीजियस आइडियोलॉजी होती थी उसके साथ अलाइन करता था, उससे मैच करता था। डेफिनेटली सैक्रेड टेक्स्ट को आप कह सकते हैं रिलीजियस टेक्स्ट। और जबकि जो दूसरा टेक्स्ट होता था जो कि रिलीजियस नहीं होता था उसको अनसैक्रेड टेक्स्ट कहा जाता था। लेकिन 18th सेंचुरी में ये जो कॉन्सेप्ट है
मतलब एक चीज़ को लीगली रिकग्नाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है, ऑथर को रिकग्नाइज करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है, और वहाँ से फिर ऑथर का जो नाम है वो टेक्स्ट में इम्पॉर्टेंट समझा जाने लगता है। मतलब 18 सेंचुरी से पहले ऐसा कोई ख्याल नहीं था ऑथर को लेके, क्योंकि दो किस्म के टेक्स्ट होते थे, एक रिलीजियस टेक्स्ट होता था और एक अनरिलीजियस टेक्स्ट होता था। लेकिन 18 सेंचुरी में ये ऑथर की इंपॉर्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो सामने आता है। और आजकल वी कैन नॉट कॉपी अ बुक लीगली विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द रिस्पेक्टिव ऑथर, लेकिन आजकल भी उसकी इंपॉर्टेंस है। ये नहीं है कि ऑथर की इंपॉर्टेंस ही ख़त्म हो गई है, आजकल भी अगर कोई किसी की बुक को कॉपी करना चाहता है तो उसका जो ऑथर है उससे इजाज़त लेना जो है वो लीगली बाइंडिंग है, ज़रूरी है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि जो ऑथर रोल है वो वेरी करता है मुख्तलिफ डिसिप्लिन में, मतलब हर डिसिप्लिन में जो ऑथर का रोल है वो डिफरेंट है। पास्ट में जो जितने भी लिटरेरी वर्क्स थे उनको एक्सेप्ट किया जाता था विदाउट ऑथर्स नेम, मतलब अगर उस ऑथर का नेम नहीं भी होता था तो उसको एक्सेप्ट किया जाता था। लेकिन जो साइंटिफिक वर्क होते थे उनमें ऑथर की एसोसिएशन रिक्वायर होती थी, क्योंकि साइंटिफिक वर्क्स एक डेवलपमेंट हो सकती है, साइंटिफिक वर्क्स में एक इन्वेंशन हो सकती है, डिस्कवरी हो सकती है, तो उसके लिए ऑथर के नेम की ज़रूरत होती थी। लेकिन 20th सेंचुरी के बाद जितने भी लिटरेरी टेक्स्ट हैं उनको भी ऑथर की एट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ी, जबकि साइंटिफिक टेक्स्ट को ज़रूरत नहीं पड़ी। ये ऑपोजिट हो गया, टॉप सीटर भी कहते हैं इसको। मतलब 18 सेंचुरी से पहले जितने भी लिटरेरी काम थे उनमें ऑथर की ज़रूरत नहीं थी ऑथर के नेम की, और साइंटिफिक काम जितने भी काम थे उनमें थी। 18 सेंचुरी के बाद ये उलट हो गया, जितने भी लिटरेरी टेक्स्ट थे उनको ऑथर के नेम की ज़रूरत पड़ी, और जो साइंटिफिक जो टेक्स्ट थे उनको ऑथर की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो वी रिमेंबर द ऑथर ऑफ लिटरेरी वर्क्स बट मे नॉट रिकॉल द क्रिएटर्स ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। यहाँ से हमें लिटरेरी वर्क्स जो पुराने ज़माने के हैं, जैसे शेक्सपियर है, शेक्सपियर से पुराने ज़माने, इवन कैंटरबरी टेल्स जो है जेफरी चॉसर की, हमें पता है कि वो उसने लिखी है, लेकिन बहुत से मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिन हमें नहीं पता कि उनका क्रिएटर्स कौन है। कंस्ट्रक्टिंग द ऑथर रोल, ये फंक्शन ऐसा है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ऑथर रोल का वो ये कहा जाता है कि स्पॉन्टेनियस नहीं है, मतलब बैठे बिठाई नहीं हो जाता, बल्कि इसको बनाया जाता है। सेंट जेरोम जो है उसने 4 क्राइटेरिया जो हैं वो हमारे सामने रखे हैं। और सेंट जेरोम कौन है? ये एक क्रिश्चियन प्रीस्ट था, थियोलॉजियन था, हिस्टोरियन था, जो कि 4th और 5th सेंचुरी में रहा है। और ही इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर्स इन द अर्ली क्रिश्चियन चर्च एंड इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन। उसकी जो ट्रांसलेशन है बाइबल की, उसने लैटिन में जो ट्रांसलेशन किया जिसको वर्ल्ड कहा जाता है, ये उसके लिए काफ़ी फेमस है। तो उसने 4 रोल हमारे सामने रखे हैं। पहला ये है कि द ऑथर्स नेम रिप्रेजेंट्स अ सर्टेन स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी। वो ये कहता है कि जो ऑथर का नाम है वो रिप्रेजेंट करता है कि जो टेक्स्ट है वो एक क्वालिटी टेक्स्ट और स्टैंडर्ड टेक्स्ट जो है वो होगा। एंड टेक्स्ट नॉट मीटिंग दिस स्टैंडर्ड आर एलिमिनेटेड। और वो टेक्स्ट जो कि उसके नाम के साथ मैच नहीं करते, जो ऑथर का नेम है उसके साथ वो मैच नहीं कर रहे, उसके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करे, तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। दूसरा, टेक्स्ट कॉन्ट्रडिक्टिंग द ऑथर्स आइडियाज आर एक्सक्लूडेड। वो टेक्स्ट जिसमें ऑथर के अपने आइडियाज़ कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे हों, मतलब ऑथर एक ख्याल का मालिक हो और उसकी टेक्स्ट में उस मुख्तलिफ ख्यालात की जो है वो रिफ्लेक्शन हो रही हो, तो उनको एक्सक्लूड किया जाता है। तीसरा, टेक्स्ट नॉट मैचिंग द ऑथर्स राइटिंग स्टाइल आर एक्सक्लूडेड। टेक्स्ट जो है जिनसे ऑथर की राइटिंग स्टाइल भी मैच ना हो रही हो वो भी एक्सक्लूड किए जाते हैं। और चौथा, इवेंट्स दैट अकर्ड आफ्टर द ऑथर्स डेथ आर डिसरिगार्डेड। वो इवेंट्स जो कि ऑथर के डेथ के बाद रूनुमा होते हैं उनको डिसरिगार्ड किया जाता है। फिर चौथा इसका फंक्शन ये है मल्टीपल सेल्व्स एंड सब्जेक्टिव पोजीशंस। ये अब सब्जेक्टिविटी की तरफ हम जा रहे हैं। जो ऑथर का रोल है वो एक्सटेंड होता है सिंगल इंडिविजुअल से ऊपर चला जाता है। इट गिव्स राइज टू मल्टीपल सेल्व्स एंड सब्जेक्टिव पोजीशंस। फॉर एग्जांपल, जो राइटिंग है मार्क्स और फ्राइड की जो राइटिंग है वो न सिर्फ उनके अपने थॉट को रिप्रेजेंट करती है, बल्कि उनमें ये पावर है कि वो दूसरे टेक्स्ट को भी इन्फ्लुएंस करती है, दूसरे डिस्कोर्स को भी इन्फ्लुएंस करती है, और तकरीबन एंटायर पैराडाइम ऑफ नॉलेज को इन्फ्लुएंस करती है। उनके जो काम है वो एक नए किस्म की सोच पैदा करते हैं, और एक नई किस्म की जो थॉट है, थॉट सिस्टम जो पूरा है उसको क्रिएट करते हैं। मिशेल फूको ये बिलीव करता है कि देयर कुड बी मोर ऑथर्स फंक्शन एज वेल। अब यहाँ तक तो उस बुक में है, लेकिन यहाँ वो जो सेंट जेरोम ने बोला है, लेकिन मिशेल फूको अब क्या कहता है कि मिशेल फूको कहता है कि इससे ज़्यादा भी उनके फंक्शन हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं कि एन ऑथर इज क्रिएटेड टू गिव अ सिंगल मीनिंग टू अ टेक्स्ट बट द टेक्स्ट इटसेल्फ होल्ड्स द एक्चुअल मीनिंग। ऑथर को क्रिएट किया जाता है कि वो एक सिंगल मीनिंग दे दे टेक्स्ट को, लेकिन उस टेक्स्ट में बहुत से मीनिंग्स होते हैं, उसमें ज़्यादा मीनिंग भी टेक्स्ट के अंदर ही मौजूद होते हैं। दूसरा ये कहता है कि हम वी कैन टेक द ऑथर आउट ऑफ द टेक्स्ट बट वी कांट कम्प्लीटली इरेज देयर इन्फ्लुएंस।
हम ऑथर को टेक्स्ट से तो निकाल सकते हैं, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट को समझने के लिए ऑथर को समझना ज़रूरी है, लेकिन हम ऑथर को कम्प्लीटली इरेज भी नहीं कर सकते, उसका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस फिर भी रहेगा। तीसरे में क्या कहता है कि टेक्स्ट शुड बी कनेक्टेड टू अदर टेक्स्ट और डिस्कशंस, वी कांट अंडरस्टैंड इट अलोन। ये इंटरटेक्चुअलिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो पोस्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि नो टेक्स्ट कैन स्टैंड अलोन, नो टेक्स्ट कैन एग्जिस्ट इटसेल्फ। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि कोई भी टेक्स्ट जो होगा उसको दूसरे के साथ कनेक्शन ज़रूरी है, अदरवाइज हम उसको नहीं समझ सकते। और फोर्थ ये कहता है कि जो ऑथर है वो रिप्रेजेंट करता है सर्टेन आइडियाज़ और बिलीव्स, कुछ आइडियाज़ और बिलीव्स ऑथर भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये 4 मजीद फंक्शन जो हैं वो मिशेल फूको ने यहाँ पे ऐड किए हैं। यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ ऑथर्स की बात करते हैं कि 2 किस्म के ऑथर्स हमारे पास हैं। अकॉर्डिंग टू मिशेल फूको देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑथर्स। एक को कहता है ट्रांस डिस्कर्सिव, दूसरे को कहता है फाउंडर ऑफ डिस्कर्सिविटी। अब ट्रांस डिस्कर्सिव वो वाले राइटर्स होते हैं, वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि पायनियर्स कंसिडर किए जाते हैं, या जो कि ओरिजिनेटर्स कंसिडर किए जाते हैं कुछ सर्टेन फील्ड के, कुछ डिसिप्लिन्स के, और उनको अक्सर द फादर कहा जाता है उन एरिया का। मिसाल के तौर पे जब भी हम कहते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ बायो, जब हम अपनी तरफ से फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जैसे जेफरी चॉसर है, तो ये जितने भी इस तरह के जो ऑथर्स हैं ये सारे ट्रांस डिस्कर्सिव हैं। एग्जाम्पल आपके सामने अरिस्टोटल है, हु इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द फाउंडेशनल फिगर्स इन फिलासफी। होमर है, फादर ऑफ एपिक पोइट्री। इस तरह जितने भी हैं जो जिनके साथ ये फादर लगता है, या जिनके साथ फाउंडिंग फादर लगता है, या जो ओरिजिनेटर्स हैं या जो पायनियर्स हैं, उनको ट्रांस डिस्कर्सिव ऑथर्स कहा जाता है। ऑन दी अदर हैंड जो फाउंडर ऑफ डिस्कर्सिविटी है, ये वो लोग होते हैं, ये वो ऑथर्स होते हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ और एक्सप्रेशन को ब्रेक डाउन करें और सिंपल करके पेश करें, मज़ीद बुनियादी तौर पर उसको पेश करें। ये जो स्किल है ये पर्टिकुलरली बहुत प्रोमिनेंट थी 19th सेंचुरी यूरोपियंस में, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा महारत रखते थे, और उन्होंने इंट्रिकेट किस्म के जो कॉन्सेप्ट थे, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ थे, उनको बहुत आसान करके पेश किया था। तो इनको फाउंडर ऑफ डिस्कर्सिविटी कहते हैं। तो ये 2 किस्म के ऑथर्स हैं। अब यहाँ पे कंपैरिजन है बार्ट्स एंड फूको को लेके। दोनों फ्रेंच फिलोसफर्स हैं, दोनों ने कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथर पे लिखा है। बार्ट्स का जो ऐसे है डेथ ऑफ द ऑथर, और फूको व्हाट इज़ एन ऑथर, दोनों जो हैं वो ऑथर के बारे में बात करते हैं। लेकिन जो बार्ट्स है वो 100% कम्प्लीटली इग्नोर करता है ऑथर की इंपॉर्टेंस को। वो समझता है कि ऑथर बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है एक टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने में, एक टेक्स्ट को समझने में। इट इज़ सोली डिपेंड्स ऑन द रीडर हाउ ही और शी इंटरप्रेट्स अ टेक्स्ट और टेक्स मीनिंग आउट ऑफ इट। ऑन दी अदर हैंड जो फूको है वो क्वेश्चन रेज करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑथर को लेके। वो ये कहता है कि वो कम्प्लीटली डिनाई नहीं करता ऑथर की इंपॉर्टेंस को। वो कहीं कहीं पर ये समझता है कि कहीं कहीं ऑथर भी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड सोशल डिस्कोर्सेस। फूको ये कहता है कि जो ऑथर है वो कंस्ट्रक्ट होता है, शेप होता है रीडर इंटरप्रिटेशन से, और इसके साथ साथ हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल डिस्कोर्स है जिससे उसका ताल्लुक रहा हो इस टेक्स्ट को समझने के लिए। मतलब ऑथर का ताल्लुक हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल डिस्कोर्सेस से उसका ताल्लुक जो है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होता है उस टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। लेकिन फूको भी कहता है कि 100% ऑथर को समझना, उसके इंटेंशंस को समझना, उसके आइडियाज़ को समझना, उसके ख्यालात को समझना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है अगर एक रीडर जो है वो किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को समझना चाहता है। कंक्लूजन ये है कि ये जो एक्सप्लोरेशन है ये चैलेंज करती है ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस जो कि इंडिविजुअल ऑथर को दी जाती है। ये हाईलाइट करती है कलेक्टिव और डायनामिक नेचर ऑफ कम्युनिकेशन को, फोकस करती है कि कैसे डिस्कोर्स बनता है और कैसे सोसाइटी में सर्कुलेट करता है। जो आइडेंटिटी है ऑथर की वो बहुत कम इंपॉर्टेंस रखती है, और जो एम्फेसिस है वो शिफ्ट हो गया है अंडरस्टैंडिंग द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट एंड इम्पैक्ट ऑफ कम्युनिकेशन पे। मतलब यहाँ पे ऑथर की जो इंपॉर्टेंस है वो है, लेकिन वो बहुत कम है। यहाँ पर फूको ने ऑथर को बिल्कुल ही बाहर नहीं निकाल दिया, उसने इंपॉर्टेंस दी है लेकिन बहुत कम दी है। और वो ये कहता है कि जो शिफ्ट है वो ज़्यादा ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की तरफ होना चाहिए। ये जो पर्सपेक्टिव है इसने बहुत सी नई पॉसिबिलिटीज़ ओपन की हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, और जो मल्टी फेसेटेड नेचर ऑफ डिस्कोर्स है उसको अप्रिशिएट करने के लिए इसने काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द essay by Michel Foucault, What is an Author? I hope you have understood. Thank you very much for watching.